अच्छा, तो सबने ये हेडलाइन तो सुनी ही होगी कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी हेडलाइन है, पर इस नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है? वो कौन सी छोटी बड़ी चीजें हैं जो मिलकर भारत के इस उदय की कहानी कह रही हैं? चलिए, आज इन्हीं परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चौथे नंबर पर आना ये बस एक रैंक ऊपर जाने जैसा नहीं है। असल में ये दुनिया के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सोचिए, अब सिर्फ 3 देश अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। ये साफ दिखाता है कि दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब किस तरह बदल रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, इस नंबर का, इस रैंक का जमीन पर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या इसके पीछे कुछ ठोस बदलाव भी हैं? आइए कुछ असली कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इस ग्रोथ को दिखाते हैं। तो देखिए, किसी भी देश की तरक्की का इंजन होती है उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी, और भारत के एम्बिशंस इस मामले में जमीन से लेकर आसमान तक, और सच कहूं तो उससे भी आगे तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HAPS की, यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स। अब स्यूडो मतलब नकली, तो ये नकली सैटेलाइट क्यों हैं? क्योंकि ये असल में सैटेलाइट नहीं, बल्कि बहुत ही हाईटेक ड्रोन्स हैं। ये सैटेलाइट की तरह काम करते हैं, महीनों तक आसमान में टिके रह सकते हैं और लगातार निगरानी कर सकते हैं। इससे होता क्या है, हमारी सीमाओं पर नजर रखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और पता है इनकी सबसे खास बात क्या है? इनकी ऊंचाई। जरा सोचिए, एक नॉर्मल प्लेन, एक कमर्शियल जेट जितनी ऊंचाई पर उड़ता है ना, ये हैप्स उससे लगभग डबल ऊंचाई पर ऑपरेट करते हैं। और इतनी ऊंचाई पर होने का सबसे बड़ा फायदा, इन्हें पकड़ना या ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन भारत की उड़ान सिर्फ हमारे वायुमंडल तक ही नहीं रुकी है, ये तो स्पेस तक पहुंच गई है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्पेसएक्स मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाना, ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं है, ये स्पेस की दुनिया में भारत के बढ़ते कद का एक बड़ा सबूत है। अच्छा, अब आसमान से सीधा उतरते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखाई भी नहीं देती, माइक्रोस्कोपिक दुनिया। क्या आप यकीन करेंगे कि बैक्टीरिया भी आपस में बात करते हैं? जी हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरम सेंसिंग। इसे आप बैक्टीरिया का अपना सीक्रेट सोशल नेटवर्क समझ सकते हैं, जहां वो केमिकल सिग्नल्स के जरिए मतलब एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और प्लान बनाते हैं कि भाई कब हमला करना है, कब कॉलोनी बनानी है। तो सवाल यह है कि हमें इससे क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर हम बैक्टीरिया की इस बातचीत को हैक कर लें या बीच में ही रोक दें, तो हम उन्हें खतरनाक बीमारियां फैलाने से ही रोक सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना एंटीबायोटिक्स के हो सकता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने का एक गेम चेंजर तरीका हो सकता है। और हेल्थ के फ्रंट पर भारत का साइंटिफिक इम्पैक्ट सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। जैसे कि NOPV2 वैक्सीन, जिसे WHO ने प्री क्वालिफाई किया है। ये वैक्सीन हर साल 37 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाने के ग्लोबल मिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये है साइंस इन एक्शन, जिसका सीधा असर करोड़ों जिंदगियों पर पड़ता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी तो हो गई नींव, लेकिन इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए, मतलब 21वीं सदी का देश बनाने के लिए चाहिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मोर्चे पे क्या क्या बन रहा है। चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, असम के मोरान में एक बहुत ही जरूरी चीज बनी है, वहां की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। अब ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। मतलब ये डिफेंस और आम लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मल्टीपर्पज़ है। मतलब एक तरफ तो ये इतनी मजबूत है कि इस पर राफेल जैसे फाइटर जेट्स भी लैंड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जब बाढ़ या लैंडस्लाइड जैसी कोई मुसीबत आती है, तब यही पट्टी लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है, और उस इलाके में इसकी बहुत ज़रूरत है। अब नॉर्थ ईस्ट से सीधा चलते हैं साउथ इंडिया। यहाँ VO चिदम्बरनार पोर्ट एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। पता है कैसे? ये भारत का पहला ऐसा मेजर पोर्ट बन गया है जिसे अपनी ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए IGBC प्लैटिनम रेटिंग मिली है। ये दिखाता है कि पोर्ट्स भी अब एनवायरनमेंट को लेकर कितने सीरियस हो रहे हैं। तो इस रेटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अब ग्रीन एनर्जी के लक्ष्यों के साथ जुड़ रहा है। सोचिए, 100% रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करना, पानी की खपत को इतना कम करना, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा, तो हमने इकोनॉमी की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं बनती।
उसकी पहचान इस बात से बनती है कि दुनिया में उसका कितना असर है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स से लेकर डिप्लोमेसी तक भारत का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स में तो भारत की ताकत साफ दिख रही है। एशियाई निशानेबाजी खेलों में 94 मेडल्स के साथ दबदबा बनाना ये कोई मजाक नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं कि अब बेहतर फंडिंग है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और हमारे एथलीट्स की एक नई पीढ़ी है जो सालों से मेहनत कर रही है। और मजे की बात यह है कि अब स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रहा, ये डिप्लोमेसी का भी एक तरीका बन गया है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है IMAC। ये इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न हिमालय में एक इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप होस्ट किया था। तो ये सिर्फ कोई रेस या कंपटीशन नहीं था, ये थी मिलिट्री स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। जब भूटान, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे देशों की टीमें यहां आकर एक साथ मुश्किल चैलेंजेस का सामना करती हैं, तो उससे एक अलग ही तरह का रिश्ता बनता है। भारत ऐसे ही शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के जरिए दुनिया से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल पावर, एक और चीज है जो किसी भी देश की असली आत्मा होती है। वो है उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसकी धड़कन। सोचिए नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जहां 17 नागा जनजातियां एक साथ जश्न मनाती हैं, या फिर अरुणाचल का पांगसौ पास फेस्टिवल, जहां कल्चर और हिस्ट्री मिलते हैं। पौंडीचेरी में पुराने स्ट्रीट गेम्स को फिर से जिंदा किया जा रहा है, और ओडिशा का इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल तो है ही। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये भारत की वो जिंदादिल रूह है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और कभी-कभी कल्चर, आस्था और आर्किटेक्चर ये सब मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो देखने वालों के दिलों में बस जाता है। पंजाब का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्पिरिचुअलिटी, आर्किटेक्चर और पर्सनल डिवोशन का एक कमाल का संगम है। और इसकी कहानी भी कमाल है। इसे फिनलैंड से आई लकड़ी से सिर्फ 3 महीने में बनाया गया। ये दिखाता है कि जब व्यक्तिगत भक्ति और नया डिजाइन एक साथ मिलते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब ये बात साफ हो जाती है ना, कि भारत का उदय सिर्फ इकॉनमी के नंबरों की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरी तस्वीर है जिसमें साइंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में बढ़ता हुआ असर है और दिल में बसी हुई संस्कृति है। ये सब मिलकर ही तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, क्या वो सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में भारत का भविष्य तय करेगा।